दक्षिण भारत का इतिहास, और हम बात कर रहे हैं लगभग 300 से 750 ईस्वी के दौर की। ये कहानी है एक ऐसे जबरदस्त महासंग्राम की जिसने सिर्फ साम्राज्यों की सरहदें ही नहीं बदलीं, बल्कि आस्था और कला का कह सकते हैं कि पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर कैसे सदियों तक चली इस लड़ाई झगड़े ने मंदिरों की भूमि को जन्म दे दिया। चलिए इसी सवाल के जवाब को खोजते हैं, क्योंकि इसका राज एक ऐसे पावर स्ट्रगल में छिपा है जिसने दक्षिण भारत को वो पहचान दी जिसे हम आज जानते हैं। अच्छा, इस बड़ी दुश्मनी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर को समझना होगा। विंध्य के दक्षिण में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। इतिहासकार इसे दूसरा चरण कहते हैं, और यकीन मानिए यहाँ सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ बदल रहा था। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये बदलाव कितना जबरदस्त है। सोच कर देखिए, एक समाज जो पूरी तरह से समुद्री व्यापार, सिक्कों और बौद्ध धर्म पर चलता था, वो अब पूरी तरह से पलट गया। अब सब कुछ जमीन और खेती पर निर्भर था। सिक्के गायब हो रहे थे और उनकी जगह ले रहे थे ब्राह्मणों को दिए जाने वाले टैक्स फ्री भूमि अनुदान। और तो और, प्राकृत की जगह अब संस्कृत ऑफिशियल भाषा बन गई और नए देवी देवताओं की पूजा शुरू हो गई। मतलब समाज का पूरा ढांचा ही बदल रहा था। तो हुआ ये कि जैसे ही पुराना सिस्टम कमजोर पड़ा, एक पावर वैक्यूम सा बन गया, और इस खाली जगह को भरने के लिए मैदान में उतरी तीन बड़ी ताकतें। और तीनों की नजर एक ही चीज पर थी, पूरे प्रायद्वीप पर अपना कब्जा जमाना। तो इस खेल के पहले खिलाड़ी थे कांची के पल्लव। ये एक लोकल कबीला था जिसने अपनी राजधानी कांचीपुरम को सिर्फ अपनी सत्ता का केंद्र ही नहीं, बल्कि मंदिरों और वैदिक शिक्षा का एक बहुत बड़ा गढ़ बना दिया था। और फिर मैदान में थे इनके सबसे बड़े दुश्मन, बादामी के चालुक्य। इन्होंने पश्चिमी दक्कन में अपना राज कायम किया, और देखिए, अपनी सत्ता को और ज्यादा जायज दिखाने के लिए इन्होंने खुद को अयोध्या के शासकों का वंशज बताना शुरू कर दिया। और फिर तीसरे नंबर पे थे मधुरै के पांड्य। ये बहुत पुराना राजवंश था, इतना पुराना कि इनका जिक्र तो यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने भी अपनी किताबों में किया है। लेकिन सच कहूं तो पल्लवों और चालुक्यों की इस बड़ी लड़ाई में ये बेचारे अक्सर एक तीसरी शक्ति ही बनकर रह गए। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही ये तीनों साम्राज्य एक ही धर्म, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दे रहे थे, पर इनके बीच एक ऐसी जंग छिड़ी थी जो कभी खत्म ही नहीं होती थी। ये जंग थी इज्जत की, और उससे भी कहीं ज्यादा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की उस उपजाऊ जमीन की जो सोने से कम नहीं थी। ये टाइमलाइन देखिए, ये 200 साल तक चले युद्ध की पूरी कहानी खुद बयां करती है। ये कोई एक तरफा मामला नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो हार और जीत का एक ऐसा खतरनाक सिलसिला था जो पीढ़ियों तक चला। कभी चालुक्य जीतते तो कभी पल्लव बदला लेने के लिए उनकी राजधानी ही फूंक देते, फिर चालुक्य वापस दुगनी ताकत से हमला करते। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र था। सुनिए जरा इसको, ये ऐहोल अभिलेख से लिया गया है जो पुलकेशिन द्वितीय की तारीफ में लिखा गया था। ऐसा लगता है जैसे हम सीधे उसी दौर की आवाज सुन रहे हैं। ये सिर्फ एक राजा की बड़ाई नहीं है, ये उस दौर की सोच, उनकी महत्वाकांक्षा और उनकी मिलिट्री पावर का एक लाइव ब्रॉडकास्ट जैसा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लगातार चलती लड़ाई ने आखिर बनाया क्या, क्योंकि इस युद्ध का असली इनाम वो जमीन का कोई टुकड़ा नहीं था। असली इनाम तो वो सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत थी जिसे हमेशा के लिए पत्थर पर तराशा जाना था। असल में ये दुश्मनी सिर्फ लड़ाई के मैदान तक ही नहीं थी, ये एक तरह की कल्चरल रेस बन गई थी, एक होड़। राजा लोग बड़े बड़े मंदिर सिर्फ अपनी भक्ति दिखाने के लिए नहीं बनवा रहे थे, बल्कि एक दूसरे से बड़ा और ज्यादा शक्तिशाली दिखने के लिए बनवा रहे थे। हर नया मंदिर उनकी ताकत का एक नया ऐलान होता था। और इस होड़ का नतीजा वो आज भी हमारे सामने है। महाबलीपुरम जैसे शानदार हैरत अंगेज मंदिर, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं, ये पल्लवों की ताकत और उनकी कला का जीता जागता सबूत हैं। अब जब पल्लव ऐसा कर रहे थे तो चालुक्य कैसे पीछे रहते? उन्होंने भी जवाब में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐहोल और पट्टदकल में एक से बढ़कर एक अद्भुत मंदिर बनवाए और अपने शहरों को जैसे पवित्र कलाकृतियों से सजा दिया। राजाओं की इसी मदद ने एक बिल्कुल नई चीज को जन्म दिया जिसे हम मंदिर अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। मंदिर अब सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं रहे, वो जमीन के सबसे बड़े मालिक बन गए। समाज में पैसा, पावर, सब कुछ अब इन्हीं मंदिरों के इर्द गिर्द घूमने लगा था। तो इस पूरे संघर्ष भरे दौर से आखिर में हाथ क्या लगा? इसका सार क्या है?
सार ये है कि इसने दक्षिण भारत का चेहरा, उसकी पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। देखिए, इस दौर की शुरुआत में इस इलाके को महापाषाणों की भूमि कहा जाता था, मतलब बड़े बड़े पत्थरों से बने पुराने स्मारकों की जमीन। लेकिन इस जंग के खत्म होते होते ये हमेशा के लिए मंदिरों की भूमि बनने की राह पर निकल चुका था। यकीनन ये एक बहुत शानदार विरासत है जो युद्ध की आग से पैदा हुई, पर ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ भी छोड़ जाती है कि उन आम लोगों और उन कहानियों का क्या हुआ जिन्हें इन आलीशान मंदिरों की दीवारों पर लिखने के लिए कभी चुना ही नहीं गया।